अगर पीबी फिनटेक आपको जाना पहचाना सा नाम न दिख लग रहा हो तो फिर मैं आपको बता दूं, पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार। अब समझ में आया ना, ये नाम तो जाने पहचाने ना, पीबी के वहीं से शॉर्ट फॉर्म में पीबी फिनटेक। इसका आईपीओ खुलने जा रहा है सोमवार को। पहले कंपनी के बारे में बता दूं, 2008 में कंपनी ने पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था और 2020 में ऑनलाइन जो भी इंश्योरेंस बेचने का कारोबार करने वाली कंपनियां उसमें 93%, 93.5% का मार्केट शेयर पीबी फिनटेक का, यह कि पॉलिसी बाजार का था। पैसा बाजार .com ये लॉन्च हुआ 2014 में और 2021 में इसी साल पैसा बाजार देश की डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस में 54% के आसपास का मार्केट शेयर रखे सबसे बड़ी कंपनी है। आइए पहले आपको आईपीओ की जानकारी दे दूं। प्राइस बैंड है 940 से 980 रुपए। 15 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही जो अभी हम एसजीएस के लिए बात कर रहे थे, सोमवार को खुलेगा, बुधवार को बंद होगा। 1 से 3 नवंबर है। इश्यू साइज जो है वो है 1875 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है जो अभी ऑलरेडी मौजूदा शेयर धारक हैं वो बेच रहे हैं, और 3750 करोड़ का नया इश्यू रहा। फाइनली नया इश्यू भी आ रहा है, नहीं तो आमतौर पर ऑफर फॉर सेल ही हो रहे हैं। और इश्यू के बाद का जो मार्केट कैप होगा हायर बैंड पर 45,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो बड़ी कंपनी बनती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ पीबी फिनटेक के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ आलोक बंसल साहब कार्यक्रम में शामिल हो, जो कि फाउंडर भी है। आपने कानपुर से टेक्नोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री ली हुई है, आईआईएम कलकत्ता से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, वोल्टास, जनरल इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। सर इतना पढ़ाई किया है आपने, पहले इंजीनियरिंग फिर आईआईएम मैनेजमेंट, तो ये कंपनी शुरू करने का आइडिया कैसे आया सर? देखिए, तो पहले तो धन्यवाद हम लोगों को एक मौका देने का, आपके दर्शकों के साथ बात करने के लिए। हम लोगों ने 2008 में एक कंपनी चालू करने का सोचा था। उससे पहले हम एक सिमिलर टाइप की कंपनी यूरोपियन बिजनेस मार्केट्स के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक लेवल के आगे हमारे को कुछ देखा कि हम जब बहुत सारी कंट्रीज की ट्राई कर रहे हैं तो जो एक ट्रैक्शन चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। तो हमने कहा एक ही कंट्री पे फोकस करेंगे, और वो कंट्री जहाँ पर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हमें सबसे बड़ी दिख रही है। तो हमारा उस टाइम पर जो काफी बड़ा प्रेजेंस था, पूरा हमारा जो टेक्नोलॉजी था, पूरा एनालिटिक्स था, मार्केटिंग था, वो इंडिया से ही चलता था। और वैसे भी हम सब इंडिया में ही जॉब कर रहे थे, तो हमने कहा कि इंडिया इज द राइट मार्केट। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड सच्चाई यही है कि पहले तो हमें नहीं पता था कि हमारे को लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन विद इन 6 मंथ्स लॉन्च करने के रियलाइज हो गया कि यार देखिए, मोटर इंश्योरेंस इतना बड़ा मार्केट शायद है नहीं जितना बड़ा हम सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो तो यह है कि कस्टमर इंश्योरेंस के लिए शायद सोच नहीं रहा है, प्रोटेक्शन के लिए सोच नहीं रहा है। एंड मिडिल क्लास के पास एक जो फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, एक रिस्क अवॉइड करने के लिए, डेथ, डिसेबिलिटी का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो समवेयर वो एक मिशन स्टेटमेंट बन गई बहुत जल्दी, और हमने उस पर फोकस करके फिर उस पर धीरे धीरे अपना काम करके इंटीग्रेशन किए, धीरे धीरे और डेप्थ बनाई बिजनेस मॉडल की। एंड टचवुड कस्टमर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कस्टमर्स काफी हद तक अवेयर हुए हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं, खासतौर से मिडिल क्लास इंडिया के लिए। मैं बाबा मिडिल क्लास इंडिया से बोलूंगा, क्योंकि उनके पास वो एसेट्स नहीं है, वो कैपिटल नहीं है जो वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी दे पाएगा। तो इसलिए आई थिंक समवेयर राइट टाइम राइट प्लेस। टाइम तो लगता है, 13 साल 14 साल लग गए, लेकिन आई थिंक सही जगह पहुंच गए। नहीं सर, 13 साल 14 साल में 45,000 करोड़ की कंपनी, ये तो अभी शुरुआत है। अब लिस्टिंग होने के बाद देखिए क्या क्या होता है। एक्चुअली दीप, मुझे लगता है बंसल नाम में ही कुछ खास बात है। सचिन बंसल साहब, विनी बंसल साहब, हमारे भी 2 बंसल साहब हैं, वरिंदर बंसल, राकेश बंसल साहब और आलोक बंसल साहब। तो बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ न कुछ खास अलग करने की जो इच्छा है ना आप लोगों में, वो गजब की है। अच्छा सर, जो वैसे तो आपकी कंपनी आई एम श्योर कि फाइनेंशियल पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन जो 3750 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, ये जो आने वाला है पैसा कंपनी में, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले, क्या एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं सर आप? तो देखिए, हमारा फोकस इसका 4 तरफ रहेगा जो हम पैसा रेज कर रहे हैं। एक काफी बड़ा पोर्शन जाएगा, करीब 40-25 के करीब, $200 मिलियन बनता है, जो अवेयरनेस के ऊपर और फोकस करना है। दोनों ही ब्रांड जो है, पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, इवेंचुअली डिजिटल बिजनेस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है कि कस्टमर आपके पास आता है, और उसके लिए आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू हो। लेकिन हमारा अगले 3 साल 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट हमें दिख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम इसका काफी बड़ा पोर्शन एलोकेट कर रहे हैं।
इसके अलावा एक नया चीज हमने शुरू किया था रिसेंटली, जो कस्टमर हमारे पास आता था वो ऑनलाइन तो खरीदता ही था, फिर हमने जब कॉल सेंटर सेटअप किया तो हमने देखा कि कॉल सेंटर के थ्रू कन्वर्जन इंप्रूव हो रहे हैं और लोगों को एक हेल्प मिल पा रही है, खासतौर से थोड़े जो टफ प्रोडक्ट्स हैं समझने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, वहां पर फिर हमने चैट, वीडियो चैट सब शुरू किया तो और फायदा दिखा। फिर ये समझ में आया कि अगर ये सबसे फायदा होता है और कस्टमर को अगर मिलने का मन करता है तो हम वो ऑप्शन क्यों ना दें। तो हमने फिर फिजिकल प्रेजेंस का सोचा है, जहां पर पूरे इंडिया में जहां भी कस्टमर जहां से आ रहे हैं वहां पे हम छोटे छोटे स्टोर्स खोलना चाहेंगे कि या तो कस्टमर हमसे आके मिल ले या हम उनसे जाके मिल लें, एक बार वो ऑनलाइन आ जाएंगे उसके बाद। सो ये अटेम्प्ट वो नहीं है कि हम वहां पर जाकर कस्टमर को ढूंढेंगे, अटेम्प्ट है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे अगर हम उनकी सिटी में है और उनकी लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एलोकेट किए हैं करीब $50 मिलियन, जो 375 करोड़ बनते हैं। फिर ऐसे ही करीब सेम अमाउंट 375 करोड़ का इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए हमने रखा हुआ है। अभी हम दुबई में करीब 2 साल पहले एक बिजनेस चालू किया था एंड वहां पे हमने देखा कि काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। यंग मार्केट, स्मॉल मार्केट, बट काफी वेल्दी लोग हैं, तो काफी सारे इंडियंस हैं जिनको वापस इंडिया आना है एक सम पॉइंट पे, तो उनको वो प्रोडक्ट चाहिए जो इंडिया बेस्ड कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो हमने चालू किया था। अब 2 साल में हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। क्या पता हम किसी और कंट्री को सोचे फ्यूचर में, अभी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने 375 करोड़ रखे हैं और करीब करीब 600 करोड़ हमने रखे हैं। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे भी मैं जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि हम मार्केट से एक्वायर करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी का बिजनेस नहीं लेना है हमारे को, हमें कैपेबिलिटी चाहिए। अगर कहीं पे हमें दिखता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सर्विसेज है, कोई टीम है, तो और जो हमारे लिए एडिशनल फायदा कर सकती है, जो बेस पॉलिसी बाजार या बेस पैसा बाजार बिजनेस है, तो वहां पर हम जरूर फोकस करेंगे जिस भी तरह से पॉसिबल होगा, लेकिन मार्केट शेयर के लिए नहीं इन्वेस्ट करके एक्वायर करना चाहिए। अच्छा बंसल सर, एक चीज जो जनरली नए जमाने के बिजनेस, हम आपके जो बिजनेस है ना उनको मैंने नाम दिया नए जमाने के बिजनेस। आजकल के ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां जो बड़ी बड़ी लिस्ट हो रही, जोमेटो हुई, नायका का भी इश्यू आ रहा है, आपका आ रहा है, इनमें ना एक चीज हम देखते हैं कि भाई विजिबिलिटी है, आपके ब्रांड सब लोग जानते हैं, वो हर वक्त आपको ऐड देखने को मिलते हैं, मार्केट शेयर भी है, सब पैसा कब बनेगा, प्रॉफिटेबल कब होगी कंपनी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम अपने आप ही पूछते हैं कई बार कि किस तरह सोचना चाहिए जी। इसके ना 2 तरीके हैं सोचने के। एक है क्या हम इस क्वार्टर या इस साल के लिए वो करें जो बेस्ट है दिखाने के लिए दूसरे को, या वो करें जो अगले 5 साल के लिए ठीक है कंपनी के लिए। तो एज मैनेजमेंट टीम, एज फाउंडर्स, हमें लगता है कि हमारा फोकस केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं हो सकता, हमें कंपनी की स्ट्रेंथ बनानी है, बिकॉज हमें एक फंडामेंटल कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिकली उस तरफ मूव करते रहें और स्ट्रेटेजिकली हम एक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की जो कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर कुछ ठीक से कर पा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू वहां से बनेगी। तो फोकस हमारा ग्रोथ पे है, फोकस हमारा कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर है, अभी इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं है। बट अगर मैं कहता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एफिशिएंसी पे नहीं है। तो हम 2 तरह से देखते हैं अपने बिजनेस को। एक तो हम कहते हैं जो बिजनेस मॉडल कुछ हद तक एस्टेब्लिश हो चुका है पॉलिसी और पैसा का, वहां पे हमारे को जो ग्रोथ चाहिए हमें एफिशिएंट ग्रोथ चाहिए। और दूसरा, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स आगे के लिए बहुत जरूरी होंगे, लेकिन उनका एक अपना इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, वहां पे कई बार शुरू में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसा लग जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारा आरएचपी या डीआरएचपी देखा होगा, तो हमने वहां पर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस का कोहोर्ट डेटा दिया था कि कैसे फर्स्ट ईयर में जो कस्टमर आता है उसका प्रीमियम साल और साल वापस आता रहता है हमारे पास। उस डेटाबेस में बहुत क्लियर है कि एक ट्रांजेक्शन जो हमने की है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो अगले 10, 20, 30 साल तक बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए सेंस बनाती है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन पहले साल में क्या वो बनाएगी, मुश्किल है। अब अगर मेरे को मौका मिलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में पहले साल में मैं ग्रो कर सकता हूं, तो पहले साल के नंबर के हिसाब से वो शायद बहुत अच्छा नहीं लगे, लेकिन कंपनी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा बहुत क्लियर फोकस है कि हम वो करेंगे जो हमें लगता है कंपनी के अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल की स्टोरी के लिए अच्छा है, हमारे इन्वेस्टर जो आएंगे, जो है और जो आगे आएंगे, उन सबके लिए अच्छा है। तो हमारा डिसीजन उसके बेस पे फोकस होगा। प्रॉफिटेबिलिटी, सच बात मानिए तो आज की तारीख में चॉइस बन गई है, वो थोड़ी सी कॉस्ट कम करके कभी भी लाई जा सकती है, लेकिन शायद उससे ना जो हमारा फ्यूचर होगा वो थोड़ा सा एक सस्पेक्ट हो सकता है अगर हमने वो डिसीजन आज ले लिया तो। जी बिल्कुल। तो